हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं एमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूं एक और बेहतरीन इवेंट लेकर। असल में से इवेंट बोलूंगा क्योंकि ये नॉर्मल क्लासेस से थोड़ा सा अलग है। और अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर एसएलवी फैमिली तैयार हो चुकी है। एसएलवी बैंकिंग गुरु तैयार हो चुका है मेरे बच्चे आपकी तैयारी करवाने के लिए, क्योंकि आपने टारगेट किया है आरआरबी इस वक्त। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं इंग्लिश के बारे में आज आपको बताने वाला हूं कि इन 45 दिनों में हम इंग्लिश के लिए क्या क्या चीजें करने वाले हैं, क्या क्या नया करने वाले हैं। प्री में आप जानते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मेंस में इंग्लिश का वेटेज है। अब मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर मैं क्यों कहता हूं कि वेटेज है, वो इसलिए कहता हूं चूंकि ऑप्शनल है। आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जो इंग्लिश को चूज करते हैं उनकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि नॉर्मली बैंकिंग के एग्जाम्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा भरते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी वही भरते हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, ऐसा देखा गया है। तो अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो डेफिनेटली आप फायदे में रहने वाले हैं। अब जो दूसरी बात काम की है वो ये कि मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि आप और भी एग्जाम्स देते रहते हैं और उन सब में इंग्लिश आती है, हिंदी जबकि सब में नहीं आती, तो आपको एक फायदा मिल जाता है कि यहां इसकी इंग्लिश पढ़ के आप जो है बाकी के बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स और भी डिफरेंट एग्जाम्स दे सकते हैं जिसमें इंग्लिश आती है। वो कि हम लोग इन 45 दिनों में बहुत डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज मेरे प्यारे बच्चे हम बात करने वाले हैं कि टोटल हमारा जो सिलेबस है आरआरबी का, वो सिलेबस क्या है इंग्लिश का, कैसे मैं वो कवर करूंगा, किस तरह से हम कवर करेंगे और किस दिन क्या क्या होता चलेगा, इसके बारे में भी आपको आज पता पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि 45 दिन की हमारी स्ट्रेटेजी मेरे बच्चों क्या होगी। इसमें सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं मेरे बच्चे, वो हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। सिलेबस की इंग्लिश में क्या क्या होगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो आपके सिलेबस, सबसे पहले तो आपकी जो इंग्लिश आनी है मेरे बच्चे, वो आनी है 40 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 40 मार्क्स की, 40 नंबर की। अब इन 40 नंबर की इंग्लिश में क्या क्या आएगा, कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा होगा, इजी मॉडरेट टू हाई, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। आइए, तो मेरे बच्चे सबसे पहले हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, जब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूं तो वो आता है कन्वेंशनल एंड करेंट। ठीक है, अब गौर से देखना मेरे बच्चे, आपके एग्जाम में एक अनसीन पैसेज आएगा जिसे हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम से नॉर्मली जानते हैं। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है मेरे बच्चे, इसी को ही हम अनसीन पैसेज कहते हैं। और आपके एग्जाम में जो अनसीन पैसेज आता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है मेरे बच्चे, वो आता है कन्वेंशनल टाइप और करंट टाइप का, है ना। कन्वेंशनल मतलब एक कोई इंसिडेंट दे दिया जाएगा, उस इंसिडेंट के बाद पूरा उसका डिस्क्रिप्शन उस पैसेज में होगा और उसको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा, फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना होगा। दूसरा, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, वो डेफिनेटली आरआरबी के इंग्लिश पीओ में दिए जाते हैं, है ना। ऐसे इश्यूज जो आजकल इकोनॉमिक टर्म में काफी ज्यादा वाइडली रूमर्ड है, ऐसी चीजों को डेफिनेटली मेरे बच्चों दी जाएगी आपको उस पेपर में। ठीक है, तो इन्हीं के लिए आपको करना क्या, पहली चीज जो आपको करना है वो ये कि भैया वीर सर के जो एडिटोरियल है उनको तो आपको छोड़ना नहीं है और बाकी दूसरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आपको दे देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम ये सब कवर कैसे करेंगे। तो मेन चीज तो मैंने बता दी कि एडिटोरियल्स आप पढ़ते रहिए, बाकी क्लासेस में आपका, मैं जैसे सपोज मंडे से लेके सैटरडे तक हमारी क्लास चलेगी, तो हर दिन का हमारे पास एक टॉपिक होगा, हर दिन का हमारे पास एक प्लान होगा कि आज इस दिन हम ये करेंगे, कल उस दिन हम वो करेंगे। ठीक है, तो पूरा एक प्लान चलेगा और बढ़िया तरीके से इस प्लान को हम रन करते हुए चलेंगे। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले मेरे बच्चे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारी इंग्लिश का अगला क्वेश्चन कहां से बनता है, वो बनता है मेरे प्यारे बच्चे वर्ड स्वैप से। वर्ड स्वैप से,
वर्ड स्वैप आपने मेरी अगर यूट्यूब की क्लासेस देखी होंगी इस चैनल पर, तो वर्ड स्वैप में बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। यानी 4 वर्ड्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखे होते हैं, और आपको देखना होता है कि क्या ये वर्ड एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, कि ए की जगह बी और क्या बी की जगह ए जा सकता है, या ए की जगह डी और डी की जगह ए आ सकता है। तो ये वर्ड स्वैपिंग होती है। इस वर्ड स्वैपिंग का हमसे एक बहुत बढ़िया या 3-4 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि वर्ड स्वैप को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है, और इफेक्टिव में कम से कम टाइम में इन्हें हम कैसे कर सकते हैं। हमारा टारगेट 45 दिनों में वर्ड स्वैप को अच्छे से समझने का भी रहेगा। उसके बाद मेरे बच्चे थर्ड बात की अगर मैं बात करूं, तो फिर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चे सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी आप इसे शॉर्ट भाषा में पैराजंबल्स बोलते हैं, ये वही है। बस पैराजंबल थोड़े से छोटे होते हैं और सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़े से बड़ी साइज के होते हैं। यानी एक एक सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होता है। यानी ऐसा नहीं कि आधे अधूरे, जैसे एसएससी में आते हैं आधे अधूरे, फिर उनको फटाफट बच्चे 5-6 सेकंड में कर लेते हैं। आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और थोड़ा सा टाइम वो ज़्यादा लेते हैं। टाइम ज़्यादा लेने का मतलब ये है कि इन्हें पढ़ने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। लेकिन इसी चीज़ की ही तो क्लासेस आपकी चलेगी कि कैसे हम कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आइए, उसके बाद है ना, सेंटेंस रीअरेंज के बाद अगला जो टॉपिक हमारा होता है मेरे बच्चे, वो होता है मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम्स जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6, वही है सब कुछ। बस यहां पर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। और मैच द कॉलम्स मैंने आपको बताया था 1 सेकंड का खेल होता है, 1 सेकंड में आंसर आता है। मेरे तरीके से अगर आप चलेंगे तो मैच द कॉलम्स तो आपके पैरों पे गिरे हुए गुलामों की तरह हैं, जिन्हें फटाक से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैच द कॉलम्स के बाद मेरे बच्चे अगला जो हमारे पास होता है वो होता है फिलअप्स। अब जो फिलअप्स हमारे होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगल एंड डबल। ठीक है, सिंगल एंड डबल। डबल फ्लब्स भी आते हैं और सिंगल फ्लब्स भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों पूछे जाते हैं और दोनों को करने के लिए आपको ग्रामर पढ़नी होती है। यानी अभी ये जो मैच द कॉलम्स है वो वर्ड स्वैप है, उसके लिए वोकैब ग्रामर दोनों जरूरी हैं। एरर्स जो आएंगे अभी आने वाले हैं वो भी, और मेरे प्यारे बच्चे ये जो फिलअप्स हैं इनके लिए भी आपको ग्रामर वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, उसे पावरफुल करना होता है। ठीक, उसके बाद मेरे बच्चे अगर मैं अगले टॉपिक की बात कर लेता हूं, तो फिर हमसे पूछे जाते हैं एरर्स, है ना। एरर्स के 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं और 10 भी आ सकते हैं। ठीक है, 10 भी आ सकते हैं मेरे बच्चे। एरर्स को भी कवर करने के लिए हमें ग्रामर की डीप नॉलेज की जरूरत होगी। इन 45 दिनों में मैं यही तो सिखाने वाला हूं कि पूरी ग्रामर किस तरह से हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको 45 दिन में देकर स्ट्रॉन्ग बना देंगे, और ये मेरा वादा रहेगा इस बार। फिर मेरे प्यारे बच्चे एरर्स के बाद हमारे पास है स्पेलिंग करेक्शन। वो लंबे लंबे सेंटेंसेस आपको दे दिए जाएंगे और उनमें से ये देखना होगा कि किस पार्ट में स्पेलिंग करेक्शन है। अगर है तो सुधारो, नहीं है तो आपका आंसर यहां पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाता है। तो स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस भी मेरे बच्चे आपको दिए जाते हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे फिर आपका जो अगला पार्ट हो जाता है वो हो जाता है इडियोम्स और फ्रेजेस का। इडियोम्स एंड फ्रेजेस किसका पार्ट हो जाता है भैया? इडियोम्स और फ्रेसेस का। यहां पर आपको इडियोम्स और फ्रेसेस को बहुत अच्छे से समझना होता है ताकि आपके आपके जो है इडियोम्स पर जो आपका कमांड है वो इजी हो जाए। यहां पर मैं इडियोम्स इस बार आपको इस तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप उन इडियोम्स को बहुत इजी वे में समझ जाए। यानी क्लास में मैं सिर्फ आपको इडियोम्स बताऊंगा नहीं, बल्कि क्लास में आपको इडियोम्स याद कराऊंगा। हाँ, ऐसा होता है मेरी क्लास में, देखेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट मेरे बच्चे अगला जो टॉपिक हमारे पास होता है वो होता है क्लोज टेस्ट। क्या होता है? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट असल में क्लोज टेस्ट होता है फिलअप्स।
फिल अप ही क्लोज टेस्ट है, बस ये उसका बड़ा भाई है। यानी फिल इन द ब्लैंक में एक सेंटेंस होता है और एक या दो फिल इन द ब्लैंक आपको दिए जाते हैं। यहां पर एक पूरा पैराग्राफ होता है और आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं। फर्क यही है। ये थोड़ा सा रीडिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर ये आपकी ग्रामर पर डिपेंड करता है। कैसे, वही तो मैं आपको सिखाऊंगा इन 45 दिनों में कि क्लोज टेस्ट को हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये मेरे प्यारे बच्चे है ना, इसके अलावा एक छोटी सी चीज बच जाती है हमारी, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स। स्टार्टर्स और कनेक्टर्स ये बच जाते हैं, इन्हें भी हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे होते हैं। तो मेरे बच्चे ये हमारे एग्जाम का पूरा सिलेबस रहा। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की बात करूं, अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की बात करूं कि पिछले कुछ सालों का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो कैसा रहा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है आरआरबी पीओ मेंस का, आरआरबी मेंस का, वो मेरे प्यारे बच्चे बहुत सही है। मतलब इन द सेंस पहले पेपर टफ आता था, अब पेपर इजी हो चुका है। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं। बाकी जो रेस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन इंग्लिश के पेपर को अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली वो बहुत इजी हो चुका है। उतना भी इजी नहीं कि बस आंख बंद करके पेपर निकाल लिया, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कम से कम 1 महीना तो देना पड़ेगा। 1 डेढ़ महीना अगर आप बहुत शिद्दत के साथ देते हो तो डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में हिंदी से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ, ऐसा होता है और ऐसा हम करेंगे, देख लेना। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं कट ऑफ लेवल की, तो कट ऑफ लेवल इंग्लिश का थोड़ा अच्छा है कंपैरेटिव टू हिंदी। ठीक है, मतलब इंग्लिश में कट ऑफ थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। यानी बच्चे जो है इंग्लिश का पेपर अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वो ज़्यादा फायदे में रहते हैं अगर मैं हिंदी से उसकी कंपैरिजन करूं तो मैं फिर आपको बार बार एक ही बात याद दिला रहा हूं कि अगर आपने सोच रखा है कि आपको आरआरबी क्लियर करना है और अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, सॉरी, आपकी हिंदी बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आपने स्कूल लेवल पर इंग्लिश ठीक ठाक पढ़ी है, तो मेरे बच्चे आपको इंग्लिश ही अटेम्प्ट करनी चाहिए और फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं हूं तो सही, मैं हूं तो मैं क्यों हूं, इसीलिए तो हूं ताकि मैं मेरे प्यारे बच्चे आपको इन 45 दिनों में वहां तक पहुंचा दूं जहां के बाद आपको फिर मन में कोई संशय न रह जाए कि मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा अगर मैंने इंग्लिश को ऑप्ट किया है तो बस मंडे से यानी कल से लड़ाई चालू हो जाएगी, युद्ध चालू हो जाएगा। इसमें रहेंगे आप और मैं, हम दोनों एक घोड़े पर सवार, और इस बार हमें लेना है सिलेक्शन। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको मेरा साथ निभाना होगा। मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनत करेंगे और जो रिजल्ट निकल के आएगा उसका नाम है सिलेक्शन। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद।